हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसका विषय है भारतीय इतिहास। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो पीसीएस और आईएएस की प्रारंभिक परीक्षाएं पूर्व वर्षों में आयोजित की गई हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया गया है और हल के साथ साथ इसमें व्याख्याएं दी हैं। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें से भविष्य में प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। आइए देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 79 तक देख लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित PYQ है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये जो गुर्जरा लघु शिलालेख है ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। व्याख्या है इसकी, अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो अशोक के जो नाम व्यक्तिगत नाम मिलता है, किन किन अभिलेखों में मिलता है? गुर्जरा, मास्की, उदयगोलम, ये सभी अभिलेख जो हैं इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है और एक नेटूर अभिलेख भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो वो कौन सा अभिलेख है? ए में दिया है मास्की का लघु स्तंभ, बी में दिया है रुमंदे स्तंभ, सी में दिया है कुइन स्तंभ और बी में दिया है भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख भी कहते हैं इसको, तो ये डी आंसर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है। अच्छा, देखिए, जो मास्की अभिलेख है इसमें एक तो अशोक का नाम मिलता है, ठीक है, और अशोक स्वयं को देवनाम प्रियदर्शी एवं धम्म का पालन करने वाला कहता है। ठीक है, और ये मास्की अभिलेख कहाँ से मिला है? ये मिला है कर्नाटक से, दक्षिण भारत कर्नाटक। ठीक है, और जो क्वीन स्तंभ लेख है इसका रानी कारुवकी की, ये रानी कारुवकी का स्तंभ लेख है। ठीक है। अच्छा, रानी कारुवकी को अशोक की दूसरी रानी इसमें बताया गया है क्वीन स्तंभ लेख में, और रानू कारुवकी की दानशीलता का महत्वपूर्ण प्रमाण भी इस क्वीन स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है। बाकी आपका जो भाब्रू शिलालेख में जो अन्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं कि बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख इनके करता है और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करता है। ठीक है, और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा या सम्राट बताया है, ये भी बात भाब्रू शिलालेख में कहता है। और रुमंदे स्तंभ लेख ये क्या कहता है कि अशोक 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर गए और लुम्बिनी चूँकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, तो वहाँ अशोक ने जो भूराजस्व की दर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी और बलि कर माफ़ कर दिया। ठीक है, ये रुमंदेई स्तंभ लेख कहता है। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या है इसकी, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82, कालसी प्रसिद्ध है? ए बौद्ध चैत्य हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेखों के कारण। देखिए, कालसी में अशोक का शिलालेख मिला है, ये उत्तराखंड में देहरादून के पास है कालसी। ठीक है, तो यहाँ से अशोक का शिलालेख मिलने के कारण ये स्थान मशहूर है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से
अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। ये इसकी व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिली? तो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ये उत्तराखंड में कालसी से मिली है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, कालसी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन एक रख लिया करो, बाकी पर कट लगा दिया करो। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों वह स्थान, मतलब ये तो जो है आपके अशोक के अभिलेख दिए हैं और ये जो है स्थान का नाम दिया है। तो धौली जो अभिलेख है वो उड़ीसा राज्य में है, और एररगुड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? ये आंध्र प्रदेश राज्य से मिला है। ठीक है, दोनों के दोनों। जोगढ़ कहाँ से मिला है अभिलेख? ये उड़ीसा से मिला है। ठीक है, और कालसी अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड से मिला है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रदेशों के नाम दिए गए हैं तो कालसी में उत्तराखंड आएगा। तो पहले दो ठीक हैं, बाकी दो जो हैं बाद वाले गलत हैं। तो इसमें दिया है उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? तो बी आंसर आ जाएगा इसका, केवल 2 युग्म। आईएएस प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसकी जो व्याख्या है, धौली अभिलेख उड़ीसा राज्य से मिला है, एररगुड़ी अभिलेख ये सभी अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धौली उड़ीसा से, एररगुड़ी आंध्र प्रदेश से, जोगढ़ उड़ीसा से और कालसी उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? ठीक है, धार्मिक समन्वय या धार्मिक संश्लेषण एक ही बात है। ए दिया है इसने 12वां शिलालेख, बी दिया है द्वितीय शिलालेख, सी दिया है 11वां शिलालेख और डी दिया है 13वां शिलालेख। ठीक है, तो जो धार्मिक समन्वय की बात कही गई है ये 12वें शिलालेख में कही गई है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका 12वां शिलालेख। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी जो मुख्य बातें हैं, देखिए जो अशोक का द्वितीय शिलालेख है इसमें अशोक ने चिकित्सा, मनुष्य और पशुओं दोनों की का प्रबंध किया है, और औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटी की व्यवस्था, मतलब औषधीय पौधे लगाए और जड़ी बूटी की व्यवस्था की गई है मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए। और इसी द्वितीय शिलालेख में कुएं खुदवाने, वृक्ष लगवाने का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, और चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र ये दक्षिण भारत के कुछ राजवंश हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं इसी अभिलेख में, सेकंड में। ठीक है, और दक्षिण भारतीय राज्यों का इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 11वां जो शिलालेख है वो क्या कहता है? धम्म की व्याख्या करता है और धम्म का नैतिक आचरण, मतलब आचरण को अपने को नैतिक रखना चाहिए और दया रखनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसा 11वें शिलालेख में अशोक द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक है, व्याख्या इसकी, अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सारतत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ऊपर वाला यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 86, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, शिलालेख फर्स्ट दिया है, शिलालेख सेकंड दिया है, शिलालेख
12 दिया है, शिलालेख 13 दिया है। ठीक है, तो जो कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है और क्षतियों का वर्णन है, ठीक है, क्षति, ये अशोक के 13वें शिलालेख से संबंधित है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। ये कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है, क्योंकि कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार हुआ था। इसे देखकर अशोक का हृदय जो है द्रवित होता था और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। ठीक है, 87 में दिया है इसने, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। देखिए, ऊपर हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ है। तो ये दिया है इसने ए में 13वें शिलालेख। तो 13वें शिलालेख में हमने ऊपर पढ़ा था कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें भारी नरसंहार देखकर अशोक का जो हृदय है वो द्रवित हो गया था और अपने दुख और पश्चाताप को 13वें शिलालेख में अशोक व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये ए आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। यूपीपीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो आपका प्रथम लघु शिलालेख है, अशोक ने स्वयं को उसमें देवनाम प्रिय कहा है। ठीक है, ये डी में दिया है आपका कि अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, अशोक ने अपने आप को देवनाम प्रिय इसमें कहा है। और अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति जुड़ाव और धर्म का पालन करने की बात और जीवन जीने की बात किसमें कही गई है? प्रथम शिलालेख में। ठीक है, अच्छा, बाकी रोमनदेही अभिलेख मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि 20वें अशोक अपने शासन के 20 वर्ष बाद रोमनदेही या 20वें वर्ष में रोमनदेही लुम्बिनी गया। ठीक है, लुम्बिनी में जाकर, क्योंकि लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है, वहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति या भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए वहाँ भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी और बलि कर को माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा रोमनदेही स्तंभलेख बताता है हमें बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, ये डी दिया है इसने, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है जी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय का वर्णन किया गया है और वहाँ से जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख भी इस हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब रुद्रदामन का ये प्रथम अभिलेख जो है क्या वर्णन करता है कि सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराई गई थी, इसके विषय में रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख वर्णन करता है। ठीक है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा की प्रारंभिक शिलालेखों में से एक है और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी को 2 बार हराया, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके शादी संबंध और रिश्तेदारी के कारण इसने इसको नष्ट नहीं किया, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी को जीवित छोड़ दिया था। ठीक है, और मास की अभिलेख में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं।
खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से लाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है, जबकि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो 12वां अभिलेख था वह पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, तो ये दिया है बी में, आपका बी आंसर हो गया है। ठीक है, और 13वें शिलालेख में जो बात कही गई है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है एक तो। ठीक है, और दूसरी क्या है, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसका कलिंग युद्ध के पश्चात जो नरसंहार अशोक ने देखा था उससे उसका पश्चाताप प्रकट होता है, और ये सब बातें अशोक के 13वें शिलालेख में कही गई है। ठीक है, बाबरू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, और जो 7वां स्तंभलेख है अशोक का, ये धम्म के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है, और विस्तृत लेख एवं धम्म के प्रचार और प्रजा के कल्याण, नैतिक जीवन पर जोर, ये सब बातें 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने कही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का ये बी आंसर हो गया था इसका, और इसकी व्याख्या है अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के प्रति, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता और पालनीय उपाय ये सब बताए गए हैं। ठीक है, मतलब धार्मिक सहिष्णुता की बात जो है 12वें शिलालेख में अशोक ने कही है। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? ये पैराग्राफ टाइप 2-3 लाइन है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये बात जो है अशोक ने 12वें शिलालेख में कही है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं, हर्षवर्धन नहीं और कृष्णदेव राय नहीं। ये IAS प्री एग्ज़ाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वही दिया है इसने व्याख्या में। पंक्तियाँ मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 91। में कह रहा है ये, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? ठीक है, तो ए में दिया है समुद्रगुप्त नहीं, बी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सी में दिया है हर्षवर्धन नहीं, और डी में दिया है अशोक। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका अशोक। देखिए, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है धम्म विजय की और अपने विचार रख दिए थे लोगों के समक्ष। तो कलिंग युद्ध ही एक ऐसा युद्ध है अशोक के जीवन का जिसने टर्निंग पॉइंट लिया था अशोक के जीवन में, और इसके पश्चात जितनी भी अच्छी धार्मिक बातें हैं ये अशोक के शिलालेख में ही अंततः मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के याद भी ना आए ये सब बातें तो एक आइडिया बना सकते हो आप, जो धार्मिक अच्छी बातें कही गई हैं वो अशोक द्वारा कही गई हैं। ठीक है, बहुत बुरी तरह से आहत हुआ था कलिंग युद्ध के बाद अशोक।
प्रश्नगत इसकी व्याख्या है, प्रश्नगत कथन के सदृश कई बातें सम्राट अशोक के शिलालेख में उत्कीर्ण हैं जो अपनी प्रजा के लिए व्यक्त करता है। अच्छा, यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर हर्षवर्धन दिया है, जबकि उपलब्ध साक्ष्यों में इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो उसमें सम्मिलित है। ठीक है। तो देखिए, जो दक्षिणी भारत के राज्यों के जो राजवंश हैं वो एक तो सेकंड शिलालेख में है और एक 13वें शिलालेख में है। तो फर्स्ट और 10th ये नहीं, फर्स्ट और 11th ये नहीं, तो सी आंसर है इसका सेकंड और ये आपका 13 शिलालेख, द्वितीय और 13वां शिलालेख। ठीक है। इन दोनों ही शिलालेखों में दक्षिण भारतीय राजवंशों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत एवं केरलपुत सहित ताम्रपर्णी, ठीक है, श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी इन 3 का उल्लेख है। ठीक है। तो 13वें में तीन राजवंशों का, भाई 13 में 3 आता है, लास्ट में इससे जो है 3 आप याद रख लीजिए, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी। और द्वितीय शिलालेख में आपके चोल भी हैं और पांड्य भी हैं, ठीक है, और ताम्रपर्णी भी हैं। बस सत्यपुत्र और केरलपुत्र ये अलग है, ये आपके सेकंड शिलालेख में भिन्न है 13वें शिलालेख से। ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो प्रथम शिलालेख है इसमें क्या लिखा गया है, समाज उत्सव का निषेध और पशु बलि का निषेध, और अशोक ने सभी मनुष्य मेरी संतान है या संतान की तरह है ये बात कही है। ठीक है। अशोक का जो 11वां शिलालेख है इसमें धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है। तो सेकंड और 13वें शिलालेख में हमने जो है पढ़ ही लिया है जो राजवंश दिए गए हैं। ठीक है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी है, और 13वें शिलालेख में जो पड़ोसी देश हैं वो उनसे अशोक की मित्रता के विषय में उन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं जिनसे अशोक की मित्रता थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो 2 अभिलेख हैं, सेकंड और द्वितीय अभिलेख, द्वितीय शिलालेख और आपका 13वां शिलालेख। इसमें अशोक ने जो उसके दक्षिणी भारत में पड़ोसी राज्य हैं उन राजवंशों का वर्णन किया है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है अभिलेखों में? तो चोल भी हैं, पांड्य भी हैं, सत्यपुत्र भी हैं, सातवाहन नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। 94 क्वेश्चन नंबर, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे कहाँ का शासक था? ए में दिया है साइरिन, बी में दिया है मिस्र, तो मिस्र के शासक थे ये टॉलेमी फिलाडेल्फस। ठीक है। तो बी आंसर हो गया। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक या एंटियोकस सेकंड थियोस ये सीरिया का शासक था। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये शासक जो हैं इनके नाम बड़े अजीब हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो 13वें शिलालेख में ये बात मिलती है कि अशोक के 5 यवन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें से अंतियोक
या एंटियोकस सेकंड थियोस। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, एंटियोक और एंटियोकस सेकंड थियोस। ये सीरिया का शासक था। और दूसरे तुरमै या तुरमाय या टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये कौन था? मिस्र का राजा। और तीसरे कौन है? अंतकिनी या एंटीगोनस गोनातस, ये भी एक ही नाम है। तो ये मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग ये साइरिन का शासक था। और अलेक्सुंदर ये अलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी व्याख्या, इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं और मुख्य रूप से आईएएस परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब तो पीसीएस में भी पूछे जाने लगे, पीसीएस कौन सा कम रह गया है। क्वेश्चन नंबर 95, अशोक का समकालीन तुरमै कहाँ का राजा था? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि तुरमै या तुरमाय या टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये कहाँ का राजा था? मिस्र का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, निम्नलिखित में से किस राजवंशों के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? अभी 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मेरे 5 यवन राजाओं के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? मौर्य शासक अशोक ने। तो ए में दिया है चोल, बी में दिया है गुप्त, सी में दिया है मौर्य और डी में दिया है पल्लव। तो सी आंसर आ जाएगा इसका, मौर्य शासक। ठीक है, और मौर्य शासक में भी अशोक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौर्य शासक तो बहुत बिंदुसार भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ठीक है, तो सी आंसर हो गया आपका। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप वीडियो से पूर्णतः लाभान्वित होंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में।